चलिए जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। चलिए, तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग कि जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उन सिक्योरिटीज को हम टेक्निकली कैसे अपने पास रखते हैं, उनको हम बोलते हैं चार्जिंग करना। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैंने आपको कल बताया था कि पता नहीं ये क्यों जोड़ दिया गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शायद इसलिए जोड़ा गया होगा कि इसमें असाइनमेंट और मॉर्गेज को छोड़ दें और हाइपोथिकेशन को छोड़ दें, तो बाकी सारी चीजें किस एक्ट में डिफाइन है? किस एक्ट में डिफाइन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शायद इसलिए जोड़ा हुआ। पहले ये बुक में नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इन्होंने वो कर दिया। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग जहां तक हमने कल कॉन्ट्रैक्ट को हमने समझा था, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर क्या होते हैं, कब उसे वो किया जाता है और लीगली कब वो वैलिड होता है, नहीं होता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम लोग कर रहे थे, जिसमें उसकी जो एजेंट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आता है एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, कि उसकी जो ड्यूटी है कि जिसने उसको काम दिया हुआ है उसका काम वो करे, ये उसकी ड्यूटी में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, देखिए, डायरेक्शन एंड कस्टम्स। तो एक तो वो कुछ डायरेक्शन देगा, कुछ कस्टम्स यानी जो पहले से चला हुआ आ रहा है। कस्टम्स का मतलब कि पहले से जो बातें चली हुई है तो वो तो अंडरस्टूड में रहेंगी, बाकी वो कोई डायरेक्शन दे सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। वो बाउंड होता है वो काम करने को। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द। तो कई बार कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन पहले से चला आ रहा है तो उसी तरह से वो काम करता है। ठीक है, इफ द एजेंट एक्ट अदरवाइज, इफ एनी लॉस बी सस्टेन्ड, ही हैज टू मेक गुड टू द प्रिंसिपल। मतलब अगर वो कोई ऐसा काम करता है अदरवाइज काम जिससे लॉस हो जाए, तो उसको प्रिंसिपल को लॉस देना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो भी उसको वापस करना होगा। मतलब प्रॉफिट अगर होगा उस काम से तो भी प्रिंसिपल को देना होगा, लॉस होगा तो खुद भरना होगा। ठीक है, अकाउंट्स बना के रखेगा, जो भी उसका हिसाब किताब है वो प्रॉपर अकाउंट बना के उसको देगा। एजेंट डीलिंग ऑन ओन अकाउंट, एजेंट को ऐसा करना मना है कि वो अपने अकाउंट से डीलिंग करे। इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट in the business of agency without the consent of the principal may repudiate the transaction। तो हम लोगों ने repudiate का मीनिंग 2-3 बार पढ़ लिया। क्या होता है उसका मीनिंग? निरस्त करना या मना करना। मतलब कोई काम एजेंट ने कर दिया और वो ऐसा काम करा, उसने अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह ले ली, तो प्रिंसिपल कहेगा भाई ये हम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कह सकता है। ठीक है, अगर कोई काम वो डिसऑनेस्टली छुपा वगैरह के करता है। ठीक है, और द डीलिंग ऑफ द एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेज, और उसके ऐसा काम करने से क्या होता है, उसको कोई नुकसान होता है तो उसको रेपुडिएट कर सकता है। ठीक है, एजेंट रेमुनरेशन। अब एजेंट तो आपने रख लिया तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है, तो बिकम्स ड्यू इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल अंटिल कंप्लीशन हो, यानी तब तक ड्यू नहीं होगी जब तक वो काम को पूरा नहीं करता। जब पूरा कर लेगा तो ही वो माना जाएगा कि वो चीज उसकी ड्यू हो चुकी है। ठीक है, बट एन एजेंट कैन डिटेन मनी रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड टुवर्ड्स हिज रेमुनेशन इवन इफ ऑल द गुड्स कंसाइंड टू हिम आर सेल आर नो। मतलब जैसे उसने कहा 100 आइटम सेल करने हैं,
उसमें से 50 सेल हो गए उसके आइटम, तो 50 सेल का आइटम का पैसा वो अपने पास रख सकता है किस बिहाफ पे, अगर उसको कुछ सैलरी मिलनी थी जो कि नहीं मिली, यानी अपने ड्यूज के अगेंस्ट वो पैसा डिटेन कर सकता है। एजेंट कैन डिटेन मनी, ठीक है। मिसकंडक्ट, एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन in respect of that part of the business which he has not conducted। कोई भी ऐसा बिजनेस जो उसने प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया तो उसका जो रेमुनरेशन है उसको क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, अब प्रिंसिपल ने कहा भैया 100 आइटम बेच दो, तो 100 आइटम बेचने के लिए उसने कस्टडी में दे दी एजेंट की, तो किसकी प्रॉपर्टी हो, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी। In the absence of anything contrary in the contract, an agent is entitled to retain goods, papers, or other property of the principal which is received by him until the amount due to agent for commission, disbursement and service। अगर कोई भी ड्यू है किसका, एजेंट को कुछ ड्यूज देने हैं प्रिंसिपल ने, तो वो उनके समान पेपर या अदर प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, ठीक है। एजेंट के एक्ट, एजेंट के एक्ट तो लॉफुल एक्ट है जो कानून के अकॉर्डिंग ओके है। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू आइडेंटिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय द एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी। तो जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है इंडेमनिटी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। प्रिंसिपल इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन गुड फेथ। अगर एजेंट ने गुड फेथ में अच्छा काम किया और उसके बावजूद एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है तो वो प्रिंसिपल को देना होगा, दो इट मे कॉज एन इंजरी टू द राइट ऑफ द थर्ड। चाहे किसी तीसरे को भी नुकसान हो जाए, काम एजेंट ने किया लेकिन वो लॉफुल था, वो काम लॉफुल था, उस कंडीशन में जो भी हर्जाना खर्चाना अगर देना पड़ जाए तो वो कस्टमर को प्रिंसिपल द्वारा दिया जाएगा। फ्रॉड बाय एजेंट, तो कई बार एजेंट क्या करता है, फ्रॉड करता है, तो उसमें क्या है, एजेंट्स फ्रॉड एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी वेदर द फ्रॉड इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल और द, मतलब फ्रॉड मीन्स फ्रॉड, चाहे वो बेनिफिट के लिए हो चाहे नॉट बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। मतलब चाहे वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए हो चाहे वो एजेंट के बेनिफिट के लिए हो, किसी के भी लिए बेनिफिट के लिए फ्रॉड किया गया काम कभी भी लॉफुल नहीं होता, ठीक है। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसका आ गया, बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता अपने सामान को किसी के पास जमानत के तौर पर या गिरवी के तौर पर या किसी पर्पज के तौर पर सामान को रखना, सामान को रखना क्या कहता है, बेलमेंट कहलाता है। देखो ये लिखा हुआ है, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल when the purpose is accomplished be returned otherwise disposed according to the right। तो जैसे ही आपका पर्पज पूरा होगा उस सामान को लौटा दिया जाएगा या जैसा पहले से कहा था उसी तरह से डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, उस बंदे को क्या बोलेंगे, बेलर। और जिसको दिया जा रहा है वो बेली, यहाँ पर बेली कौन है, बैंक है, यहाँ पर बेली कौन है, बैंक है। अच्छा इसी बात पे एक क्वेश्चन बताइए जरा, लॉकर के केस में, लॉकर के केस में बैंक क्या होता है,
लेजर। लेजर रहेगा सर। हम्म, सर लेजी और लेजर होता है ना। मुझे बताओ बैंक को क्या बोलेंगे? बैंक को लेजर बोलेंगे। बस लगता है लेसी बोलेंगे सर। नहीं नहीं लेशी बोलेंगे। बैंक को लेजर 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 बोलते हैं। मैंने बताया था कि लॉकर के केस में डबल ई कस्टमर पे आता है और बाकियों में डबल ई बैंक पर। बैंक में आता है। यही एक रिलेशन है जिसमें ये उल्टा चलता है। ठीक है, चलो। The delivery of the bailey may be made by doing anything which has the effect of putting the good in the position of the intended bailey or any other authorized for him to hold staff behalf. We came across applicability of this law case of pledge. तो अब एक क्वेश्चन आ गया, ये बेलर बेली का मामला कब होता है? जब हम प्लेज करते हैं। तो प्लेज में जो बैंक है वो कौन है? बेली। और जो जो बोरोवर है वो कौन है? बेलर। ठीक है। फीचर्स, बेलमेंट के फीचर, तो पहले तो उसने बताया बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट ऊपर हमने देख लिया, क्या देखा कि सर्टेन गुड्स को है, डिलीवरी ऑफ गुड्स को बेलमेंट बोलते हैं सर। हाँ वही, सर्टेन गुड्स को अगर एक आदमी दूसरे आदमी को दे फॉर ए सर्टेन पर्पज, ठीक है, इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो यहाँ पर द पर्सन हु गिव्स द गुड्स डायरेक्ट द अदर आइदर टू रिटर्न द गुड्स और डिस्पोज द गुड। ऊपर हमने पढ़ लिया था यही सेम चीज। चलो, डिस्क्लोजर टू बेली। अब बेली कौन है यहाँ पर? बैंक है। तो ये बेलर की जिम्मेदारी है कि वो जो सामान दे रहा है उसके बारे में डिस्क्लोज करे अगर कुछ जरूरी है। जैसे क्या है, बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। तो वो क्या करेगा कि जो भी फॉल्ट है वो किसको बताएगा? बैंक को बता देगा। ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, जितनी जानकारियां बेलर को है वो सारी बताएगा। एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, और कोई इसमें कोई उसके यूज करने में कोई और इंटरफेरेंस होता है वो बताएगा। और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा, और उसको रखने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो तो वो भी बताएगा। टेकिंग केयर ऑफ गुड, कौन करता है टेकिंग केयर ऑफ गुड? बैंक। इसमें लिखा हुआ है द बेली इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज ही विल डू फॉर हिज ओन। मतलब जैसा वो अपने सामान के लिए करता है वैसे ही वो बेली जो गुड्स बेल्ड की हुई हैं उनके लिए करेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ सर पाउनर और पाउनी दिया हुआ है, कहाँ ये पे? दोनों टर्म कैसे में लीगल के हम लोगों का लॉ वाली बुक में प्लेज में ना? प्लेज में, हाँ। द हाँ, ये पर्सन भी हुज वो गुड्स आर बेल्ड इज कॉल्ड द पाउनर। मतलब बेलर को पाउनर बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ बेलर को, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेलर और कौन है? बेली को जो पाउनी बोल सामान रहे दे हैं रहा ना। है। हाँ देखो, मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, वो आप कॉमन अगर रट टाइप का भी लोगे ना तो बहुत जगह वो हेल्प करेगा। ये केवल एक ये रिलेशन ऐसा है जिसमें बैंक को ओआर या कस्टमर को डबल ई बोला हुआ है। बाकी डबल ई जितने भी रिलेशन है सब जगह कौन बनता है? बैंक। बैंक। तो जो अभी बात हो रही है उसकी गुड्स बेलमेंट वाले में, उसमें बात हो रही है कि हम उसको क्या बोले। या तो हम बैंक को बोलेंगे या तो बेली बोल सकते हैं और या पौनी, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? डबल ई आ रहा है। ठीक है। और इधर इसको बेलर और उसको पौनर। और ये बुक में आपके ये वाला भी कहीं कहीं गलत दिया हुआ है, बट जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ओके है। बैंक जो है पौनी है और कस्टमर जो है पौनर है।
ठीक है, अगर इसके अलावा कहीं दिया हुआ तो गलत है, पीपीवी की पुरानी किताब में गलत दिया हुआ था। ठीक है, चलो, मिक्सिंग गुड्स एक्सपेंसेस विथ कंसेंट। तो बेली यानी कि बैंक बेलर की कंसेंट से सामान को अपने सामान के साथ मिक्स कर सकता है या साथ में रख सकता है। द बेलर एंड द बेली shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture of 10 प्रोडक्ट। तो जो भी चीज बनेगी उन चीजों में कोई भी फायदा होगा तो जिस रेशियो में दोनों ने सामान मिलाया था उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस हो गया तो लॉस भी उसी रेशियो में बियर करेंगे दोनों लोग। ठीक है, मिक्सिंग गुड्स एक्सपेंसेस विदाउट कंसेंट। अगर आप विदाउट कंसेंट कर लेते हैं, पहला वाला तो विद कंसेंट था, और विदाउट कंसेंट कर देता है वो, तो यानी बैंक अगर विदाउट कंसेंट कर देगा तो जो भी नुकसान वगैरह होगा वो बैंक को बियर करना, बट द बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन और डिवीजन इफ एनी डैमेज। यानी सामान मिलाने से कोई नुकसान हो जाए वो देना पड़ेगा, उस सामान को अलग करने का खर्चा भी उसने देना पड़ेगा, उनको डिवीजन करने का भी खर्चा अलग से देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, मिक्सिंग गुड्स विदाउट कंसेंट नॉट पॉसिबल। अब मान लिया उसने क्या करा कि आटे में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो इसको तो अलग कर ही नहीं सकते। भाई ऐसा तो कर सकते हैं कि गेहूं का बोरा है और उधर उसने ईंटें रख दी, तो वो तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, या उसने वहां पे फर्नीचर रख दिया, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आटा और नमक। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, आटा और नमक। ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर ना वो हो पाए तो क्या हुआ, उसमें कहता है पूरा कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। हाँ, दैट इम्पॉसिबल टू सेपरेट एंड डिलीवर देम बैक, द बेलर इज इंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड बाय द बेली। यानी बेलर को जो भी खर्चा होगा वो बेली को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेली उसको देगा। ड्यूटी रिकॉर्ड, बेली की क्या ड्यूटीज आती हैं, तो भैया सबसे पहली बात तो है कि वो समय पर क्या करेगा, सामान को रिटर्न करेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर, और वो बेली रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी लॉस के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, डिटोरेशन ऑफ गुड्स के लिए, इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम। टाइम से नहीं देगा तो उसमें होने वाले लॉस के लिए जिम्मेदार बैंक होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कंट्ररी, बेली इज बाउंड टू डिलीवर द एनी इंक्रीज प्रॉफिट। कई बार क्या होता ना, मान लिया किसी ने कहा भाई मेरी काव रख लो, मैं 2 महीने बाद गांव से आऊंगा, आप मुझे मेरी काव वापस करना। अब पता था काव ने क्या दे दिया, एक बच्चा दे दिया, तो वो तो कह रहा जी अपनी काव ले आओ, नहीं, उसे वो बच्चा भी उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। राइट ऑफ बेली विद रिगार्ड टू द गुड्स। अब बैंक के क्या राइट हैं, अभी तो उसने बोला किसके राइट, उसने बोला ड्यूटीज बोली, अब कुछ राइट भी हैं उसके। क्या राइट है, उसने कहा कि बेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, बैंक को अगर कोई लॉस होता है किस कारण से, may sustain because of by reason that bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods। कोई भी ऐसा कारण जिसमें ये साबित हो जाए कि भैया अब ये सामान उसको वापस नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसमें बेलर वो खर्चा मतलब बियर करना पड़ेगा। द बेलर हैज टू नो टाइटल, बेलर हैज नो टाइटल ऑफ द गुड्स in good faith delivers them to the bailor or according to the direction of bailor, the bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery। अगर उसने कोई भी ऐसा सामान दिया जिस पे उसका अधिकार नहीं है, बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, मतलब ऐसा सामान रख दिया जिसका वो मालिक नहीं था, इन गुड फेथ डिलीवर्स देम टू द बेलर, और अकॉर्डिंग मतलब क्या करा, बैंक ने गलती से कोई सामान गुड फेथ में उसको वापस कर दिया, किसको, बेलर को, जबकि उसे वापस नहीं दिया जाना था, तो बेलर क्या होगा, उसने बोला हुआ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, और बेलर की डायरेक्शन पे किया है सर, द बेली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर
इन रेस्पेक्ट ऑफ सच, ऐसी किसी गलत डिलीवरी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर उसने बेलर की डायरेक्शन पे वो सामान किसी को दे दिया और ऐसे को दे दिया जो उसका मालिक नहीं था। If the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee or the bailor, and the bailee is to receive no remuneration, bailor shall repay the bailee the necessary expenses incurred। तो इसने बोला हुआ कहीं पर अगर बेली को द बेली इज टू रिसीव नो रेमुनेशन, उसके बदले में बेली यानी बैंक को कोई भी क्या नहीं मिल रहा है, खर्चा नहीं मिल रहा है, तो बेलर shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment। तो कोई खर्चा अगर बैंक करता है यानी बेली करता है तो वो खर्चा किसको, बेलर यानी कि कस्टमर को, बैंक को देना पड़ता है। अब बात आती है कि बेली के लियन, बेली के लियन, बेली का क्या क्या लियन रहता है उस सामान पर। तो उसमें बोला हुआ सबसे सिंपल सा है, राइट टू रिटेन सच गुड्स अंटिल ही रिसीव ड्यू रेमुनरेशन फॉर द सर्विस। जैसे हमने एजेंट में पढ़ा था, अगर एजेंट की सैलरी नहीं दोगे तो वो आपका सामान अपने रिटेंशन में रख सकता है, रिटेन कर सकता है। तो इसी तरह बैंक भी सामान को तब तक वापस नहीं कर सकता जब तक आप उसका किराया नहीं देते हैं। बैंकर्स फैक्टर attorney of the High Court, policy broker can, in absence of the contract, no contrary, retain any goods billed to them as security for a general balance of account. Others do not enjoy such right unless there is express contract to the effect। तो बैंक को तो या फैक्टर वगैरह को तो अधिकार है इन सब चीजों का कि भैया जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं सामान वापस नहीं करूंगा, लेकिन इनके अलावा बैंक है, कोर्ट है, पॉलिसी, इनके अलावा अदर्स डू नॉट एंजॉय सच राइट अनलेस देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और किसी भी लोगों के बीच में जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक वो इस सामान को अपनी कस्टडी में कब्जा के नहीं रख सकते। ठीक है, ये याद आ रहा कुछ सामने लिखा हुआ जो? यस सर। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कि 7 तरह के क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को, गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक को अपनी कब्जे में लोन के अगेंस्ट गिरवी के तौर पर रखना इन 7 तरीकों में से किसी एक तरीके से होता है। तो हमने असाइनमेंट को कई बार पढ़ लिया। असाइनमेंट होता है कौन से क्लेम्स के लिए? एक्शनेबल क्लेम के लिए। एक्शनेबल क्लेम के लिए होता है। और ये कौन से एक्ट में डिफाइन है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 130 में डिफाइन है। ठीक है सर, सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं क्या? पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हेडेक मत लो, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा कुछ नहीं है ना, लेकिन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस एन एक्शनेबल क्लेम एज ए क्लेम टू एनी डेट अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी ऐसा कोई भी क्लेम जो मॉर्गेज से, हाइपोथिकेशन से, प्लेज से या एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से है, नॉट इन पोजीशन टू द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज द अफोर्डिंग ग्राउंड ऑफ रिलीफ। कहने का मतलब है अगर मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज या किसी और तरह से अगर किसी ने रखा हुआ है सामान, उनके अलावा, क्योंकि अगर वो सामान इन तरह से रखा हुआ है तो उसमें एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। एक्शनेबल क्लेम बनने के लिए जरूरी है कि वो मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन या प्लेज से वो सामान किसी के पास ना रखा हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम वेदर और विद और विदाउट कंसिडरेशन कैन बी डन ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो असाइनमेंट करने के लिए क्या जरूरी है? राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट बनाना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या
कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। या तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखो या कोई एग्रीमेंट, तभी असाइनमेंट का फंक्शन पूरा होगा। देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द गिविंग नोटिस टू द डेटर बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम। तो इसका मतलब यह है कि आज आपने कोई सामान गिरवी रखा, एज एन असाइनमेंट रख लिया, तो जब ड्यू डेट आएगी और आप उसका पेमेंट नहीं करोगे, तो वो बिना नोटिस के भी उस सामान को अपने नाम में करा सकता है। जबकि प्लेज वगैरह में सब में नोटिस देना क्या होता है, जरूरी होता है कि भैया ये सामान हम तुम्हारा कब्जा ले, कब्जा तुम है ही, हम सेल कर रहे हैं, अगर आप 10 दिन में अपना किराया जमा नहीं करते हैं तो, ठीक है। अगला आ गया क्या, लियन। तो लियन जैसा कि हमने बताया था कि कहाँ पहुंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और लियन क्या होता है, ये देखना ध्यान से, ऐसा गुड्स और सिक्योरिटी ओन्ड बाय द डेटर, जो अभी किसके पोजीशन में है, डेटर के पोजीशन में है, उसको वो ओन कर रहा है जब तक दूसरा बंदा पूरा लोन जमा ना कर दे। नहीं, द बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज, यानी ये पॉइंट ध्यान रखना, जो लियन है बैंकर्स का वो एक तरह से क्या है, इम्प्लाइड प्लेज। तो नहीं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि लियन इज व्हाट, या एफडी पर जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें वो लियन लगाते तो हैं, बट वो है क्या एग्जैक्टली, प्लेज। प्लेज है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आएगा एफडी में कौन सा चार लगाते हैं, तो लियन मत लिखना, क्या लिखोगे, प्लेज, प्लेज। ठीक है। अ बैंकर एक्वायर द right to sell the goods which came into possession of the order. सर हम्म, सर कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग आते हैं, कुछ हम्म, एफडी बना किसी सरकारी हम्म, विभाग में जमा करने के लिए, हाँ 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 हाँ, वो आते हैं सर, तो वो हम्म, प्लेस तो बैंक के नाम से तो होता नहीं है, वो तो सरकारी विभाग के नाम से होता है। बिल्कुल हाँ। हाँ तो प्लेज हो रहा हो, क्या दिक्कत है, जी जी प्लेस होता है जी। प्लेज ही हो रहा है। आप अपने ही बैंक की एफडी को अपने वहां ये कह रहे हैं कि हम उनकी अनुमति के बिना इसका पेमेंट नहीं करेंगे, इसी को प्लेज बोल रहे हैं, ठीक है। और एक बात और है, सेक्शन दिस गिव्स द बैंकर एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ जनरल लियन ऑन ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटीज रिसीव्ड बाय द बैंकर। तो बैंक के पास जितना भी सामान है एक तरह से उस पर क्या होता है, जनरल लियन होता है। क्या होता है उस पर, जनरल लियन। और एक बात और, लियन इज अ कैसा राइट है, Statutory. राइट। स्टैट्यूट राइट है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट एग्रीमेंट। कहने का मतलब, अगर कोई सामान आपके पास है जो जिसके बदले में आपने कुछ उससे लेना है, तो ये राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। व्हेन और कस्टमर इनएडवर्टेंटली लीव्स अ पैकेट, मतलब गलती से छोड़ जाए तो नहीं होगा, ठीक है। या कोई शेयर सर्टिफिकेट अगर गलती से है तो नहीं है, बट उसने जानबूझ के बैंक को दिया हुआ है तो है। While leaving a bank premises, banker will have no right of lien over those, तो उसमें नहीं होता कोई भी, ठीक है। नेगेटिव लियन, इसको समझ लीजिए जरा। नेगेटिव लियन सब लोग समझ लेंगे, कई लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। तो क्या है, एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोरोवर to the bank that he will not create any charge over his immovable or movable property assets including uncalled capital without the prior permission of bank. A negative lien relates to goods or securities which are not in possession of the bank. तो कई बार क्या होता है कि सामान अभी रखा हुआ है किसके पास, कस्टमर के पास,
तो कस्टमर जो है वो ये कह रहा है कि मैं इसको कहीं पर भी गिरवी नहीं रखूंगा। इसी चीज को क्या नाम दे दिया गया है? नेगेटिव लियन। यानी कस्टमर ने किसी काम की मना कर दी कि मैं इसको कहीं पर भी गिरवी नहीं रखूंगा। सामान अभी कस्टमर के पास है, तो इस लियन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव लियन। नेगेटिव लियन डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी और सिमिलर अथॉरिटी। तो नेगेटिव लियन जहां पे वो मना कर रहा है मैं नहीं करूंगा ये काम, उसको कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं काम करने को कह रहा है तो उसको फिर आरओसी में क्या कराने की जरूरत है? रजिस्टर कराने की जरूरत है। ठीक है, अगला आ सर गया क्या? लेकिन एक मिनट सर, बोलो। इस टाइप के लोन में फिर हम किसी को एडवांस क्यों करेंगे, मतलब हम लोन क्यों देंगे? लोन इसलिए दे रहे हैं कि अभी सामान उसके पास है, लेकिन वो सामान आपका वापस करने को वापस दे देगा, लेकिन तब तक के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस सामान को कहीं पर भी गिरवी नहीं रखूंगा। इससे बैंक अच्छा सिक्योर्ड हो जाता है कि भाई ये सामान कल को मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, कहीं और नहीं करेगा उसको लोन? हम्म, देखो अभी दिखाता हूँ मैं दोबारा ना। मैं भी ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, जरा देखो, ये देखो। Undertaking given by the borrower to bank that he will not create any charge over his immovable or properties। ठीक है, मतलब वो डिक्लेरेशन दे रहा है, अंडरटेकिंग दे रहा है। अगर कोई काम नहीं करने की अंडरटेकिंग दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लियन। ठीक है, चलो अगला आ गया सेट ऑफ। सेट ऑफ बहुत बढ़िया अधिकार है। जैसे आप देखते हैं ना, किसी की सैलरी आती है, किसी गन्ने का पेमेंट आ रहा है, किसी का पेमेंट कुछ आ रहा है, किसी का जमीन का पेमेंट आ रहा है, जैसे ही उसके खाते में आया पैसा तुरंत काट के खाता बंद करते हैं, नहीं करते? Yes, sir. इसी को बोलते हैं सेट ऑफ एज स्टैट्यूटरी राइट ऑफ ए डेटर to take into account debt owing to him creditor when claiming a debt due from him the creditor। मतलब स्टेटरी राइट है, पहले से है राइट, इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। सेट ऑफ मीन्स टोटल और पार्शियल मर्जिंग ए क्लेम ऑन वन पर्सन अमंग अनदर इन द काउंटर क्लेम। मतलब मैंने तुम्हें देना है, तुमने मुझे देना है, तो वो चीज ठीक है। तो दोनों बाद वाले का पहले वाले के अगेंस्ट में अगर कोई काउंटर क्लेम है तो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, इट इज एन इफेक्ट द कंबाइनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर टू अराइव द एट द नेट बैलेंस पेबल टू वन ऑर्डर। द राइट ऑफ सेट ऑफ इज स्टेट राइट कैन ऑल्सो अराइज ऑन ए एग्रीमेंट बिटवीन टू। तो वो एग्रीमेंट से भी हो सकता है या बगैर एग्रीमेंट के भी। ठीक है, इन केस ऑफ द बैंकर राइट ऑफ सेट ऑफ इनेबल्स हिम टू जजेस डेबिट। तो ये आप सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खासकर से गांव की ब्रांचों में बहुत होता है। छोटा मोटा बकाया होता है 3 4 5 7 10 हजार का, जैसे ही गन्ने का पेमेंट आया कुछ आया, तुरंत आप क्या करते हैं, उससे खाते से निकाल के वहां पर जमा कर देते। ये बात समझ में आई सेट ऑफ का मामला? ठीक है, Yes, sir. बट सेट ऑफ में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज कहाँ कहाँ सेट ऑफ सक्सेसफुल है, कहाँ कहाँ नहीं है। खास कर से कि मान लिया पार्टनर का अकाउंट है और लोन है फर्म के नाम, या लोन है पार्टनर के नाम, डिपॉजिट है फर्म के नाम, तो क्या बैंक उठा के एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसके सेलिएंट फीचर हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्या है देखो, बोथ डेट्स मस्ट बी फॉर सर्टेन सम। यानी जो लेनदारी है वो एक सर्टेन सम की, जैसे मान लिया उसने बोला 5 लाख रुपए अमाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि जब जब तुम लेते रहोगे तो वो अमाउंट को हम यहाँ से रिकवर करते रहेंगे, ऐसा नहीं, सर्टेन सम के लिए होना चाहिए। ठीक है, डेट एक्रूइंग ड्यू कैन नो, मतलब आने वाले समय का लोन आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ गारंटर टिल द लायबिलिटी ऑफ गारंटर इज डिटरमाइन। ठीक है, उसने बोला
banker cannot set off the credit balance. Banker cannot set up the credit balance. कब? Till liability of the guarantor is not determined. मतलब कई बार प्रैक्टिकली तो हम लोग कर लेते हैं, गारंटर को धमकाते हैं, उससे 20,000 रुपए निकाल लेते हैं, करते नहीं करते, बट लीगली जो है नहीं करना चाहिए जब तक उसकी लायबिलिटी फिक्स ना हो जाए। लायबिलिटी फिक्स कैसे होती है? जब आपने देखा कि बोरोवर से नहीं मिल रहा पैसा, भैया अब तो गारंटर को देना पड़ेगा, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट येट नॉट ड्यू। मतलब आपने उसका बिल डिस्काउंट कर लिया, लेकिन पेमेंट आना है 15 मई को, तो आप आज ही सोच रहे हो कि पेमेंट ले लूं, मैं इससे नहीं ले, 15 मई के बाद ही सोचेंगे आप, अगर आपको लेना है तो, ठीक है। बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ द डेट ड्यू टू हिम अपॉन ए लोन अकाउंट रिपेबल ऑन डिमांड और एट ए स्पेसिफाइड डेट अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द, यानी जो पेमेंट अभी क्या है, रिपेबल और डिमांड तो है, लेकिन आपने उसको कॉल नहीं किया है, या आपका भी जो है कोई ड्यू डेट नहीं आया, तो ऐसे जब तक, कब तक नहीं करेंगे? अनटिल द डिमांड इज मेड और ड्यू डेट अराइव्स, यानी उसकी ड्यूज की डेट भी आनी चाहिए। मान लिया 3 किस्तें आनी है और आपने उसकी 5 किस्तें काट ली, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टीज मस्ट बी म्यूचुअली इंडेप्टेड, यानी सेम राइट में, ए के नाम बैंक में जमा है और बैंक ने ए को लोन दे रखा है, ऐसे कर, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन द पार्टनर्स अकाउंट, देखो किसके अकाउंट में? ए के अकाउंट में। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ए बी सी के नाम लोन है और ए के नाम क्या है? डिपॉजिट। तो जो ए के नाम डिपॉजिट है, ए बी सी के नाम लोन है, तो इट कैन बी, ये किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स आर जॉइंटली और सेवरली लायबल। समझ में बात? कि दोनों Yes, sir. एक दूसरे के प्रति इंडिविजुअली और सेवरली क्या है? लायबल है, ठीक है। राइट ऑफ सेट ऑफ इज एक्सरसाइजेबल बिटवीन 2 फर्म्स। राइट ऑफ सेट ऑफ इज बिटवीन 2 फर्मों के बीच में हो सकता है, विच हैव सेपरेट नेम बट उनके पार्टनर एक है। जैसे ए बी सी एक फर्म है और दूसरी फर्म है एक्स वाई जेड, नाम रखा हुआ इन्होंने, बट Yes, sir. इन दोनों दोनों के जो same है। मालिक हैं वो ए एंड जेड है, मान लिया, तो सेम सेट ऑफ पार्टनर उनके हैं, तो हो जाएगा, वो मान जाएगा एक ही कंपनी है, ठीक। द राइट द क्रेडिट बैलेंस इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर को आप सोल प्रोप्राइटर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी की फर्म का मालिक और एक आदमी की फर्म एक ही बात है। When the right of setup is available to the bank, lien right cannot apply. तो जब right of setup हो रहा है तो lien की जरूरत नहीं है। These two different right cannot be exercised simultaneously at the same time. या तो आप lien लगाएंगे या right off करेंगे, इनमें से एक काम करेंगे आप, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं वो कर सकते, ठीक है। Yes, sir. सर 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 बोलो। अगर किसी जैसे ए है, अगर ए का किसी के साथ जॉइंट अकाउंट है, कोई मतलब अपनी वाइफ के साथ, तो फिर हम उस पर नहीं कर सकते ना, उससे सिर्फ अब जो सिंगल का क्वेश्चन, होना चाहिए उसके ठीक है, नाम से अकाउंट। क्वेश्चन पूछा है, ये सामने की टेबल में वो सारे आंसर हैं जो सब आपके मन में आ रहे हैं, और जेआईबी वालों पक्का क्वेश्चन इसमें से रखा मिलेगा आप, इसलिए थोड़ा सा 3 मिनट 2 मिनट तक ध्यान से सुनिए जरा क्या बोलता है यहाँ पे। ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेटअप हो जाता है कब? डेथ इंसेंटिव इंसॉल्वेंसी पर। किसके? कस्टमर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म हो जाए या कंपनी बंद हो जाए तो भी, गार्निशी ऑर्डर आ जाए तो भी, और कोई नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑन कस्टमर्स क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो भी। तो ये जैसे ही आते हैं
तो आपको इमीडिएट करना पड़ता है, इसमें डेट टाइम का इंतजार नहीं करते। दूसरा, कब अवेलेबल है कब नहीं अवेलेबल वो यहाँ बताते हैं। देखो, ए पर्सन के नाम डिपॉजिट है और लोन है ए और किसके नाम, बी के नाम। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो इसमें बट उससे कितना लिया जा सकता है सर? जैसे देखो, एक एक ये माना जाता है अगर आप डिस्प्यूट में नहीं पड़ते हैं तो प्रोपोर्शनेट ले लो, मतलब ये मान लो कि आधा इसका था, इससे उठा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा भी ले लेते हैं तो भी चल जाता है, कोई सी बड़ी बहुत बड़े बड़े अमाउंटों में दिक्कत आती है, छोटे मोटे में दिक्कत नहीं आती। बट उसको इंटीमेट करो, पहले होल्ड लगा दो, इंटीमेट करो उससे, चाहो तो उससे रिक्वेस्ट ले लो एक कि भैया ठीक है मेरा वहां डाल दो, वाउचर में साइन करा लो, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे पार्टनर ऑफ फर्म है ए और पार्टनरशिप फर्म कौन है, एबीसी, तो ये भी चल जाएगा। Yes, sir. सिंगल नेम सेम नेम में तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को। Yes, sir. प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरशिप में कोई डाउट है ही नहीं किसी को। Yes, sir. अब आता है उल्टा, यानी फर्म है किसके नाम, एबीसी के नाम, डिपॉजिट है और लोन किसने ले रखा है, अकेले ने, तो वो तीनों का डिपॉजिट इसके लोन को जमा नहीं करेगा, नोट अवेलेबल है, Yes, sir. ठीक है। और ट्रस्ट के नाम डिपॉजिट है, उसके ट्रस्टी के नाम लोन है, ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं ना, Yes, तो sir. जो ट्रस्टी के नाम लोन है वो कभी भी एडजस्ट नहीं किया जाए। क्यों, जो ट्रस्ट में लोगों का पैसा जमा है वो लोग कोई और है, उनका ट्रस्टी से कोई मतलब नहीं है। यहीं पे गड़बड़ करते हैं सब सर। हाँ, ऐसे ही उल्टा कि डिपॉजिट ट्रस्टी का है और लोन ट्रस्ट का है तो भी नहीं होगा। डिविडेंड बहुत अकाउंट केस में ऑफ द, दोनों एक ही रहते हैं सर, ट्रस्ट और ट्रस्टी दोनों एक ही रहते हैं सर। नहीं नहीं, ट्रस्ट का मतलब है जो उसका नाम है, जैसे जैसे एबीसी महिला विकास ट्रस्ट, वो नाम तो ट्रस्ट हो गया, मालिक लेकिन भी उसी ट्रस्टी भी उसी घर के मेंबर रहते हैं सर, वैसे होते स्कूल वाले हैं। हॉस्पिटल वाले सब नहीं ऐसे करते देखो, हैं सर। वो होते हैं, होता ऐसा है कि कम से कम मान लिया 10 मेंबर चाहिए तो क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों को ही 10 मेंबर बना लेते हैं, लेकिन काम करने वाले 2-3 लोग खास होते हैं, ठीक है। तो लीगली वो अलग अलग लोग हैं, ट्रस्ट अलग चीज है और उसके ट्रस्टी अलग चीज है। ट्रस्टी जो है उस ट्रस्ट को चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी का डिविडेंड अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है तो उसको कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डिविडेंड किसी और का होता है जो शेयर होल्डर हो। माइनर ऑपरेटेड बाय गार्जियन, ऐसे अकाउंट को भी, मतलब वो गार्जियन ऑपरेट कर रहा है तो बैलेंस है किसका, माइनर का, उसको गार्जियन नहीं कर सकता। जॉइंट अकाउंट है तो वन ऑफ द, देखो ये बिल्कुल बात ये वाली हो गई जो ये वाली थी, क्या लोन किसके नाम है, वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट, और ये 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है, और लोन किसने रखा, ए ने, तो ये नहीं कर सकते। इसका उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। चल अभी इतना ही करते हैं, सबको निकलना उकलना होता है और शाम को इस टॉपिक को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। सर ये पीडीएफ दे दीजिएगा सर मैं दे आज देता हूँ। की।